A very good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, and that's 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ रंगा। Thank you. Top stories. Foreign portfolio investors pull out more than 12,400 crore rupees this month. And domestic stocks witnessed losses for the second week in a row. Sensex closes near 59,300, while the Nifty ends below 17,700 level. विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय पूंजी बाजार से 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली और घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट। सेंसेक्स लगभग 59,300 पर बंद, निफ्टी 17,700 से नीचे। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय पूंजी बाजार से 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 महीनों से जारी निवेश के बाद इस महीने विदेशी निवेशकों ने बिकवाली का दबाव बनाए रखा। सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 27,756 करोड़ रुपए और अगस्त में 16,556 करोड़ रुपए निवेश किए थे। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार से 13,550 करोड़ रुपए और ऋण बाजार से 1,558 करोड़ रुपए निकाले। इस महीने उन्होंने हाइब्रिड फंड से 159 करोड़ रुपए निकाले, जबकि ऋण के वीआरआर सेगमेंट में 2,830 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह अक्टूबर में कुल निकासी 12,437 करोड़ रुपए की रही। Right, and let's start taking phone calls. And joining us very first this evening is Sachin from Mumbai. Good evening, Sachin, and what's it that you'd like to talk about? Yeah, good evening, sir. Good evening. सर, मुझे इंडेक्स फंड के बारे में पूछना है। जी। कॉस्टिंग कैसे होता है? उसमें कोई एंट्री या एग्जिट लोड होता है या फिर लॉक इन होता है क्या? नहीं, इंडेक्स फंड में कोई अब तो कोई भारतीय इक्विटी फंड में किसी भी तरह का कोई एंट्री लोड नहीं होता है। कुछ इक्विटी फंड्स में एग्जिट लोड हुआ करता है, लेकिन इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड भी नहीं है और इसमें कोई लॉक इन भी नहीं है। भारतीय म्यूचुअल फंड में केवल टैक्स सेविंग फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, जिसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है। तो इंडेक्स फंड में आप कभी भी लगाएं, कभी भी निकालें, और इंडेक्स फंड सबसे कम खर्चीला है। जो भी एक्सपेंसेस हम म्यूचुअल फंड के देते हैं, जो कि हमें सीधे तौर पर दिखता नहीं है, म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो जो कि हमें पता चलता है, उसमें हम इंडेक्स फंड जो खासकर लार्ज कैप के इंडेक्स फंड है सेंसेक्स निफ्टी के, वो सबसे कम सबसे सस्ते हैं। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से महेश। महेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली my question is actually now so many fund houses are floating the balance advantage fund. तो मैंने पहले ही एक्चुअली आईसीआईसीआई का जो बैलेंस एडवांटेज समवेयर 5-6 साल पहले मैंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था। एंड अभी एक्चुअली मैं जो अभी आपका साइट में भी जो देखता हूँ तो बेसिकली उसकी एक्सपेंस रेशियो है समवेयर अराउंड 1% एंड एयूएम वैल्यू इज समवेयर अराउंड मोर देन 1,000 crores and all and the star rating is 4. Whereas Edelweiss का जो है आपको स्टार रेट 5 है, उसकी वैल्यू कम है, एक्सपेंस रेशियो इज समवेयर अराउंड 0.4. So इन दिस सिनेरियो आप मतलब क्या सजेस्ट करते हैं?
जी हाँ, एक तो कि एक्सपेंस रेशियो एक चीज है, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड जो अलग अलग है उनका प्रदर्शन काफी अलग है। आप यहाँ पे अगर रेंज भी देखें कि जिस तरह का रिटर्न का रेंज पिछले 3 साल में या 1 साल में या 5 साल में जो दिखता है, वो इसलिए क्योंकि हर एक का स्ट्रैटेजी अलग है। कहने को चूंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में बड़ा इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिला हुआ है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का जो कैटेगरी है उसमें चूंकि बहुत सारे फंड्स कोई क्वांटिटेटिव मॉडल फॉलो करते हैं, कुछ फंड्स क्वांटिटेटिव मॉडल फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, ये तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अगर किसी फंड का रेगुलर प्लान जो है उसका खर्चा अगर ज्यादा हो तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिस तरह का अंतर दिखता है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, एक तो कि आप डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो की तुलना करें, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज का जो आपको खर्चा दिख रहा है वो रेगुलर प्लान का करीब 1.68% है, और जो डायरेक्ट प्लान है वो 1% है। क्योंकि अब शायद ये ज्यादा खर्चा नहीं करते होंगे रेगुलर प्लान में, इस वजह से ये कम है। लेकिन सब कुछ अगर बराबर हो तो कम एक्सपेंस वाला फंड आपको ज्यादा रिटर्न देगा। Right. Let's move on and take our next caller. We have Nishant joining us from Delhi. Good evening and welcome to the program. गुड इवनिंग सर। Yeah, go ahead. Put your question. सर ये मुझे जानना था सर, मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। जी। ये क्या धीरेन्द्र सर से मैं जानना चाहता हूँ, क्या ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ होगा या नहीं होगा? सेकेंड है सर, ये अभी परफॉर्मेंस बेसिस पे कौन सा म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर। जी, ग्रो ऐप के जरिए या किसी और ऐप के जरिए अगर आप निवेश करते हैं या किसी फंड कंपनी के सीधे वेबसाइट से आप निवेश करते हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंता से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़ा अंतर आया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक का एक्सेस है तो आप निवेश बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ग्रो ऐप के जरिए या और भी इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, उनके जरिए आप डायरेक्ट प्लान में सीधे तौर पर निवेश कर पाते हैं। और एक चीज मैं और भी सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निवेश करना आपके लिए बहुत कोई खास रिस्क नहीं कैरी करता है, क्योंकि जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं वो ग्रो के ऐप के जरिए जो आप लगा रहे हैं वो ग्रो के पास पैसा रहता ही नहीं है। आप जब पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा आपके लगाते ही वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए वो फंड कंपनी में चला जाता है शाम को। एक तो कि ग्रो के पास नहीं जाता है, वो सीधा फंड कंपनी के पास चला जाता है बीएससी के जरिए। और जब आप पैसा रिडीम करते हैं तो वो किसी के पास वो पैसा नहीं जा सकता, वो सीधा आपके खाते में ही आता है। ये म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन का ये तरीका है। और अगर इस बीच में अगर ग्रो या कोई भी और कंपनी के जरिए कोई भी जो कि ऐप अपना या फिनटेक कंपनी जिसके जरिए आप निवेश कर रहे हैं अगर वो बंद भी हो जाती है तो आपका पैसा एक तो आपको ये जानकारी पूरे समय उपलब्ध होगी। एक एमएफ सेंट्रल करके एक सुविधा की शुरुआत हुई है जहां पे आप अपना पैन नंबर और अपना फोन नंबर डाल करके अपने निवेश की सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा आप वहां से रिडेम्पशन वगैरह भी प्रोसेस इनिशिएट कर पाएंगे बहुत जल्दी। अब इसकी शुरुआत ही हुई है। तो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा किसी भी ऐप के जरिए भी लगाए तो पूरी तरह सुरक्षित। राइट। And Dhirendra, before we move on and take more calls, what would you say? Is it a good time to enter into the stock market, either directly or through mutual funds, as there has been a substantial correction, more than 2.5%? Yes, that was the other part of his question, and yes, one should always be investing. If you are investing for 5 years and more, you should be investing. 2% decline in the life of the stock market is nothing. What we have seen here is, last 1 year, the mid-cap funds are up 100%. The average, if you look at the 1-year return of the large cap fund, it is up 53%. Large and mid-cap 65%. Or, small cap funds are up about close to 90%. And I'm talking of the average. There will still be, outliers within the category. There will be funds which would have gone up by 100% and more, and thereabouts. So I think, just start. Don't think too much.
start and make sure that you are investing gradually, steadily, not at one go. अगले कॉलर Make sure that you are investing for your 5-year money. जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र। जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, धन्यवाद सर। मेरा जैसे सवाल था, नेक्स्ट 50 हमको लेना था इंडेक्स फंड, तो क्या हम किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाएं, वहां से ले लें या ईपीएफ में ले लें? मैंने आईसीआईसीआई का देखा था, तो ईपीएफ में और उसमें दोनों में है, तो कौन सा बेटर रहेगा? एक का ईपीएफ का एयूएम का साइज जो है 150 करोड़ का है और 215 करोड़ का, और उसमें एसेट मैनेजमेंट में वो 1500 करोड़ का है। ओपन एंड फंड में पैसा लगाना थोड़ा सुविधाजनक है। ईटीएफ में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप उसको शेयर की तरह खरीदते हैं। आप जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही अपने ब्रोकर के यहाँ आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर वो ईटीएफ आपको आपके दाम पे उपलब्ध होता है, तब मिलता है। तो अगर आप जूनियर निफ्टी में अगर आप पैसा लगा, नेक्स्ट 50 में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो एक ओपन एंड फंड की तरह आप अपना इसमें एसआईपी की शुरुआत कीजिए। सुविधाजनक रहेगा, आसान रहेगा, और इसमें सुविधा की वजह से आपको ओपन एंड फंड में पैसा लगाना चाहिए। Right. Now let's go across to Kolkata, where we have Samar joining us on Market Mantra. Good evening and welcome to the program. Yes, Samar. Are you there online? Please turn down the volume of your radio set as well. No, I'm ready. Yeah, go ahead. Put your question. Okay. Hello. Good evening, sir. Good evening. Yeah, good evening. तो एक्चुअली क्या है, पूछना चाहता हूँ, मैंने ये पे एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हूँ, इन्वेस्ट किया हूँ। तो अभी जैसे गिरावट हो रहा है, ये का सेंसेक्स का गिरावट हो रहा है, तो कोई इसमें कोई ये हुआ है क्या, कोई गड़बड़ होने का चांस है क्या? यही पूछना चाहता हूँ। ओके, राइट। वीरेंद्र, व्हाट वुड यू से? नहीं, बाजार में लगा हुआ पैसा, अगर आप गलती से पैसा लगा दिए थे और इसको आपको कम समय में पैसे की जरूरत होगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप कई सालों के लिए पैसा रह सकता है और आप लगातार निवेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता न करें, अपना निवेश जारी रखें। क्योंकि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम समय में प्रेडिक्ट करना, इसका आकलन करना या गेस करना कि कहाँ होगा, बहुत मुश्किल, असंभव है। और लंबे समय में कहाँ जाएगा, 2-3 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं, 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो आप भरोसा रखिए कि बाजार ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप गलती से अपने कम समय का पैसा आपने लगा दिया है, निकाल दीजिए। अगर ये लंबे समय का पैसा है तो रोज रोज बाजार अभी मत देखिए। आप नए निवेशक हैं, ये आपको काफी चिंतित कर देगा। दिल्ली से भारत भूषण हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछें। सर, सभी को नमस्कार, और धीरेन्द्र जी को सर भी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। हाँ धीरेन्द्र सर, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं सर। एक तो म्यूचुअल फंड का नाम बताइए जिसमें कि निफ्टी के ब्लू चिप शेयरों की होल्डिंग ज्यादा हो, वेटेज ज्यादा हो। ठीक है सर? सर सुन पा रहे हैं? जी, आप गौरव गाजियाबाद। जी, अब आप बात कीजिए। हेलो, I think we have lost Dhirendra. It seems we have lost contact with that caller. जी. But would you like to comment on what he said? Would you like to? Yes. She should consider from the universe of the focus fund, the large cap focus fund category, because what he's looking at a select blue chips from. There are funds which are which are claiming to be blue chips, and they are investing in large caps. And so if we are referring to those, focused funds, they'll be investing in the select universe of the Nifty and Sensex only. Right. Let's take our next caller. We have Gaurav joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening, Gaurav, and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Sir, I want to know which mutual fund invest in future business like today India, जैसे अमेरिका का जो गूगल है, अमेजॉन है, बड़ी बड़ी कंपनियां वो पहले आइडेंटिफाई करती हैं। ऐसा कौन सा फंड है जो फ्यूचर के बिजनेस आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करता है? ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है क्या जिसमें हम अभी लगाएं पैसा? जैसे इमर्जिंग इक्विटी क्या वो तरह का फंड है? ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू।
जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सारे फंड मैनेजर की तो कोशिश यही है, जितने भी ग्रोथ फंड है उनका क्लेम यही है कि वो फ्यूचर में जो बिजनेसेस अच्छा करेंगी उसमें वो पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप सीधे तौर पे ये पूछ रहे हैं कि गूगल और अमेरिकी बिजनेसेस में क्या पैसा लगाने वाले फंड्स हैं, बहुत सारे अब विकल्प भारतीय निवेशकों के पास उपलब्ध हैं। अगर आप एक बहुत ही सामान्यता देखें तो जो पिछले साल कई सालों में जिसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है वो है फ्रैंकलिन इंडिया का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। इस तरह का ये कई एक्टिवली मैनेज फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का और डीएसपी ब्लैक रॉक का भी कुछ फंड है। इसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स फंड के विकल्प अब निवेशकों के पास उपलब्ध है। एक है नैस्डैक 100, इस तरह का 3 फंड कंपनियों का नैस्डैक 100 फंड अब उपलब्ध हो गया है। एक मिराई एसेट ने फैंग प्लस फंड, जिसमें जो कि 10 बड़ी कंपनियों में गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, वो 10 सबसे बड़ी कंपनियों में बराबर तरीके से पैसा लगाता है और हर 3 महीने पे वो पैसा रीबैलेंस हो जाता है। एक तीसरा इंडेक्स का विकल्प आया है जो कि मिराई एसेट ने S&P 500 टॉप 50 कंपनियों में S&P 500 के 50 बड़ी कंपनियों में ही केवल पैसा लगाता है और ये भी एक काफी कारगर विकल्प साबित हो रहा है। तो ये सारे विकल्प है जो कि वहां लगाते हैं। और ये जो भारतीय बाजार में जो लगाने वाले फंड है वो आपने ठीक कहा, इमर्जिंग बिजनेसेस, वैसे बिजनेसेस जो कि भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे, जो कि लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ वो सारे फंड स्मॉल कैप या मिड कैप फंड साबित हो रहे हैं। अगले कॉलर है मुंबई से जितेंद्र यादव। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ सर जी, नमस्कार, गुड इवनिंग धीरेन्द्र सर, ऑल एट द फ्रंट। माय क्वेश्चन इज अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर in our market? It is say likely good or bad impact, and we can see most of the foreign investor live in the month of the October to December. Why are they living on mostly of these months? Thank you, sir. Foreign investors, when they put money, ever since foreign investors came in 1990, Indian investors, after the opening up of our market has been steadily going up. So foreign investors add greater breadth to our market. It also, the other impact of the foreign investors putting money in Indian market has been the improvement in the, corporate governance. They ask more questions from the company. If the companies are not behaving properly, they pull their money out. Companies started behaving better. Then bigger foreign investors, they started investing in country, and I think they contributed heavily in terms of on that front. So foreign investors' money actually improves the quality, the depth, breadth of and quality of the market. Now, your other question that why do they get out in the last quarter of the year? I don't know. There might be some pressure in the last quarter whereby, financial calendar year reporting, so some fund managers might be realizing some gains to post a superior return. But I don't think that is a trend. That, one should not draw any conclusion or inference from such I don't think there is a conclusive trend. Right. And before we take more calls, let's take a look at some of the other news items that we are following for you. The Sensex and the Nifty witnessed losses for the second week in a row in the business week ended on Friday. The Sensex closed near 59,300 while the Nifty ended below 17,700 level. Both stocks fell around 2.5% amid outflow of foreign funds and weak global cues. A fresh outbreak of COVID-19 cases in Europe, Russia and China dented investors' sentiments worldwide. Investors also remain cautious amid worries of inflation and tapering of funds by central banks in many countries. During the week, the BSE Sensex dropped 1,515 points or 2.49% to close at 59,307. The NSE Nifty Index also declined 443 points or 2.45% to settle at 17,672.
The broader market at BSE, the mid-cap and the small-cap indices outperformed the Sensex as they fell less than it. The BSE mid-cap index declined 1.13%, while the small-cap index slipped 1.25%. Dhirendra, what would you say if we were to try and compare the opportunities which are available in America vis-a-vis, Indian stock markets and mutual funds? Both have a very different case, and particularly from an investor, Indian investor's point of view, or for an investor in any market, there is a very strong home bias. We know, when we invest in our country, in companies, we know, we have many other connections besides just being an investor in them. Right. We know those companies, we see their product and services. But so are, that is how, many American companies are also proving to be for Indian consumers. Indian consumers have been, experiencing those products or services. And they're high growth companies, particularly the technology sector. Those companies, I don't think we have too many Indian options, which are global businesses of that scale, growing at that frantic pace. And then the unusual character of the companies which have emerged in America are non-traditional companies, companies which came from nowhere and created a kind of business where and they created a market for themselves, and where the winner takes it all. The largest player, if you look at Google's product ranges and services, I don't think there's a serious competition there. Likewise, they dominate the area. There might be competition for namesake, but because of the character of the product or services, they dominate the market. So winner takes it all, and that is why they witness the frantic growth that we have seen. When I was referring to that in the context of the previous question, a FANG Plus fund, the 5-7 companies of that index, they have been growing at 30% and more, and for 6-8 years and more. That actually makes it very compelling. Right. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on AIR FM Gold. And as always, on Sundays, we focus on mutual fund and related issues. We have our mutual fund expert, Dhirendra Kumar, available with us online to answer all your queries, questions and doubts related to mutual funds. You can call us on 2331 4444 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. जी, और धीरेन्द्र, हम अक्सर दोहराते रहते हैं कि नए और छोटे निवेशकों को कैसे शुरू करना चाहिए निवेश करना, और अभी के हालात में अभी जो कुछ देख रहे हैं हम, मार्केट काफी तेज था, फिर कुछ दिनों से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और नए निवेशक हमेशा नए होते हैं, हम मानकर चलते हैं कि नए श्रोता होंगे, और कुछ दोहराना चाहेंगे आप उनके लिए कि क्या क्या करें और क्या ना करें? जी हाँ, आज जो एक दो हमारे श्रोता जिनका कि अभी फोन आया है कि अभी हाल फिलहाल उन्होंने पैसा लगाया था, 2-3% के सप्ताह में गिरावट, और उसकी वजह से वो बहुत चिंतित हो गए थे। तो मैं वो फिर से दोबारा से, हालांकि ये बहुत रिपीटेटिव लगता है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं दोबारा से वो दोहराना चाहूंगा। जी, बहुत जरूरी है कि निवेशक लंबे समय का ही पैसा लगाए। जो जिस पैसे की आपको अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में जरूरत है, वो कभी भी स्टॉक मार्केट में सीधा या म्यूचुअल फंड के जरिए न लगाएं। दूसरा कि धीरे धीरे लगाएं, क्योंकि आपका ज्यादा रकम एक साथ, आमतौर पे हम देखते हैं कि निवेशक पहली बार अपना पैसा इकट्ठा करता है अपने बैंक खाते में और उसके बाद एक साथ पैसा लगाता है। नहीं, धीरे धीरे लगाइए। आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं, हर महीने निवेश कीजिए। ये आपके रिस्क को कम कर पाएगा। और अगर ये दो चीज करते हैं तो आपके लिए बाजार, और जब शुरुआत में आप पैसा लगाते हैं तो पहले साल तो आप देखिए ही मत, क्योंकि ये जो बाजार का जो रुख है या जो उसका कैरेक्टर है, ये इतने भारी उतार चढ़ाव को देख करके कोई भी शुरुआती निवेशक उसके बारे में बड़ा चिंतित हो जाता है। उससे बचने का तरीका यही है कि आप उसे रोज रोज ना देखें। Right. Let's start taking phone calls again. We have Anant joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार। मार्केट मंत्रा के सभी टीम मेंबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा। Thank you so much and same to you. Put your question.
मेरा गोल है 4 साल बाद, और मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालकर इक्विटी सेविंग फंड में डालूं 4 साल के लिए, तो कैसा रहेगा? या फिर प्योर डेट फंड में डालूं, तो फिर अच्छे 2 डेट फंड कौन से, वो मुझे चाहिए। ओके। जी हाँ, जब आप भी अपना पैसा जिसकी आपको जरूरत होगी उसको अगर आप इक्विटी सेविंग फंड में लगा रहे हैं, तो आप एक तरह से आप अपना इक्विटी में एलोकेशन कम करना चाह रहे हैं, या और ये अच्छा तरीका है अपने रिस्क को कम करने का। और बिल्कुल आखिरी दिन तक आप इंतजार न करें। बाजार पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कम समय के लिए। लंबे समय के लिए जरूर आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप जिस समय पैसे की जरूरत है उस दिन बाजार का क्या हालत होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जैसे जैसे आप धीरे धीरे पैसा लगाते हैं उसी तरह से धीरे धीरे अपना पैसा निकालिए, और जरूरत पड़ने से काफी पहले। मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले अगर आप निकालने का क्रम शुरू करते हैं तो ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर अभी आप अपने ओवरऑल रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप देखिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, और उस पैसे को उसके एक छोटे भाग को 1/4 को पहले साल में निकाल करके आप फिक्स्ड इनकम फंड में लगाइए। किस तरह के फिक्स्ड इनकम फंड में लगाएं? इसको सिंपल रखने के लिए अच्छे शॉर्ट टर्म फंड जिनमें कि केवल टॉप रेटेड अच्छे रेटिंग वाले बॉन्ड्स हो उनका चुनाव करें। लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड से में लगाने के बजाय, क्योंकि वहां पे आपको उतना ही रिटर्न मिल रहा है जिस तरह का आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिलता है। जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से राहुल। जल्दी से अपना सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्री टीम को। नमस्कार जी। जी, मेरा सवाल ये कि मैं फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी मुझे सलाह चाहिए। और दूसरा, उसके लिए क्या डीमैट अकाउंट भी खोलना जरूरी है? धन्यवाद। यस, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है, और सबसे जरूरी चीज है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले कि आप पहले निर्धारित करें कि कितने समय का पैसा है। अगर ये कुछ सालों का पैसा है तभी आप इक्विटी में लगाएं, अन्यथा केवल फिक्स्ड इनकम फंड में लगाएं। इक्विटी में लगाएं तब भी मुझे लगता है कि शुरुआत में किसी निवेशक को अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एक ऐसा फंड जिसमें कि 75% इक्विटी, 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, यहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी होता है, बाजार के उतार चढ़ाव से आप आराम से झेल पाते हैं, तो उस तरह के फंड से आपको शुरुआत करनी चाहिए पहले 1-2 साल में। Right. And Dhirendra, just to, talk about the stock markets, like earlier, as we said, the mid-cap and small cap seem to be more resilient. They fell much less than what the Sensex and Nifty fell by. What would you say? Are valuations better in mid-cap and small cap? No. Yes, the large caps have actually fallen little more in recent, in last week. But I don't think it would be reasonable to, draw any conclusion here. Because if you look at different time period, different things have fallen. The magnitude of fall is different. And also, depends on, when foreign investors sell or when large investors sell, they are normally invested in the large caps. And that is why it will actually be having it might be visible. So. जी, धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Foreign portfolio investors pull out more than 12,400 crore rupees this month. And domestic stocks witness losses for the second week in a row. Sensex closes near 59,300 while the Nifty ends below 17,700 level. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.